इस वीडियो का दिया गया है निम्नलिखित में रबी की फसल है। इसके 4 विकल्प हैं। आ है धान, बा है मक्का, सा है मूंगफली, दा है गेहूँ। तो इसमें रबी की फसल गेहूँ है, अंतिम वाला विकल्प सही है। बाकी तीनों जो हैं ये सब खरीफ की फसल हैं। तो इसमें अंतिम विकल्प गेहूँ यही सही है। खा है निम्नलिखित में खरपतवार नाशी है। पहला इसमें है आ यूरिया, बा है कंपोस्ट और सा है मेटाक्लोर और दा है अमोनियम फास्फेट। तो इसमें सा वाला विकल्प सही है, मेटाक्लोर, ये खरपतवार नाशी है। बाकी तीनों जो हैं ये सब खाद हैं जो फसलों को दी जाती हैं। फिर गा है यूरिया उर्वरक है। तो इसके विकल्प हैं नाइट्रोजनी, बा है फास्फोरसी और सा है पोटैशिक और दा है संयुक्त। तो यूरिया ये नाइट्रोजनी उर्वरक है। पहला वाला विकल्प यही सही है। फिर घा है साहीवाल है। तो इसके विकल्प हैं गाय, भैंस, मछली और मुर्गी। तो इसमें जो है साहीवाल ये एक गाय की नस्ल होती है। पहला वाला विकल्प सही है। फिर प्रश्न 2 है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। का दिया है उगाए जाने वाले एक ही किस्म के पौधे फसल कहलाते हैं। यहाँ हम फसल भरेंगे खाली स्थान में। फिर इसके बाद है खा तरबूज, खरबूजा, मक्का आदि के लिए बलुई मिट्टी उपयुक्त होती है। यहाँ हम बलुई भरेंगे। फिर गा है, इसके बाद गा है बुआई के लिए प्रयुक्त यंत्र डिबलर तथा बीज बेधक है। बुआई के लिए हम डिबलर तथा बीज बेधक नामक कृषि यंत्र का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ डिबलर तथा बीज बेधक भरेंगे। फिर घा है सोनालिका, गेहूं की उन्नत किस्म है जो संकरण के फलस्वरूप प्राप्त हुई है। यहाँ गेहूं भरेंगे खाली स्थान में। फिर ङा है काटला रोहू, आलवण जल में पाई जाने वाली मछली है। यहाँ हम आलवण भरेंगे खाली स्थान में। फिर तीसरा प्रश्न है निम्नलिखित स्तंभ का के कथनों को स्तंभ खा के कथनों से सुमेलित कीजिए। तो यहाँ बाएं तरफ स्तंभ का है और दाहिनी तरफ स्तंभ खा है। तो का में दिया है डिबलर। तो डिबलर जो है ये बुआई की विधि है, इसको सा से मिलान करेंगे। फिर साइलो ये भंडारण की विधि है, आ से करेंगे। फिर साहीवाल ये गाय की एक किस्म है, दा से करेंगे। सालमन ये मछली की नस्ल है, बा से करेंगे। वाइट लेग हॉर्न ये मुर्गी की नस्ल है, इसका मिलान हम रा से करेंगे। और फिर इसके बाद शार्क है, इसका मिलान हम या से करेंगे। विटामिन ए और डी का स्रोत। तो इस प्रकार हम स्तंभ का और खा के कथनों को आपस में सुमेलित करते हैं। फिर प्रश्न 4 है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। का है बलुई मिट्टी और चिकनी मिट्टी में क्या अंतर है। तो इसका उत्तर होगा बलुई मिट्टी। जिस मिट्टी में बालू की मात्रा अधिक होती है उसे बलुई मिट्टी कहते हैं। और चिकनी मिट्टी जिस मिट्टी में बालू की मात्रा कम तथा मिट्टी के कण छोटे होते हैं वह चिकनी मिट्टी कहलाती है। तो ये बलुई और चिकनी मिट्टी में अंतर हो गया। फिर खा है जून से अक्टूबर के माह में कौन कौन सी फसलें बोई जाती हैं। तो इसका उत्तर होगा खरीफ की फसल, जिसमें हम धान, ज्वार, बाजरा, मूंगफली आदि फसलों को बोते हैं। फिर गा है बुआई के लिए बीज बेधक का क्या महत्व है। इसका उत्तर हो जाएगा बीज बेधक का प्रयोग बीज की गहराई में बोए जाने के लिए होता है। इसके द्वारा बीज समान दूरी पर तथा निश्चित गहराई तक बोए जा सकते हैं, जिसकी वजह से पक्षियों द्वारा बीज की क्षति की संभावना नहीं होती है। फिर घा है फसल चक्रण से क्या समझते हैं। इसका उत्तर होगा फसल की अच्छी पैदावार के लिए भूमि में सभी पोषक तत्वों की पर्याप्त मात्रा अति आवश्यक है। खेत में जब एक ही फसल वर्ष दर वर्ष लगाई जाती है तो भूमि की पोषकता प्रभावित होती है। इसके लिए एक फसल के बाद दूसरी विकल्पी फसल लगाने की प्रथा है।
जैसे गेहूं की फसल के बाद दलहन की फसल लगाई जाती है जिससे भूमि की उर्वरता बनी रहती है, इसे फसल चक्रण कहते हैं। फिर इसके बाद ना है हरित क्रांति पर प्रकाश डालिए। तो इसका उत्तर होगा कृषि में सुधार लाने के उद्देश्य के लिए प्रयास 1960 से शुरू किए गए हैं। इसे हरित क्रांति कहते हैं। हरित क्रांति के तहत कृषि तथा रासायनिक उर्वरकों के प्रयोग से फसल उत्पादन में पर्याप्त वृद्धि हुई है। फिर इसके बाद चाहे गाय और भैंस की दो उन्नत किस्मों के नाम लिखिए। तो इसका उत्तर होगा गाय की दो उन्नत किस्में, पहला साहिवाल, दूसरा होल्स्टीन। और भैंस की दो उन्नत किस्में, नंबर 1 मुर्रा, दूसरा मेहसाना। फिर प्रश्न 6 है ऊष्मायन काल किसे कहते हैं? तो इसका उत्तर होगा मुर्गी अंडे पर बैठकर उसे 21 दिन तक सेती है, इस अवधि को ऊष्मायन काल कहते हैं। इससे अंडे को नमी एवं उष्णता मिलती है। यह अंडे में भ्रूण के विकास एवं अंडों के स्फुटन में सहायक है। फिर जा है अंडों की गुणवत्ता की जांच कैसे करेंगे? तो इसका उत्तर होगा गर्म पानी से भरे पात्र में कुछ अंडे डाल दीजिए। ध्यान से देखिए कि यह तैरते रहते हैं या पानी में डूब जाते हैं। जो अंडे पानी में डूब जाते हैं वह अच्छी गुणवत्ता वाले हैं तथा जो तैरते रहते हैं वे खराब अंडे हैं। फिर जा है एक कुक्कुट फार्म में पक्षियों को दिए जाने वाले आहार का वर्णन कीजिए। उत्तर हो जाएगा कुक्कुट आहार में दले हुए दाने, हरी खाद्य सामग्री होती है। गेहूँ, मक्का, बाजरा जैसे अनाजों को पीसकर इसमें कंकड़ बालू का चूरा या चूना पत्थर का चूरा मिलाते हैं। कंकड़ चूना पत्थर कैल्शियम कार्बोनेट का स्रोत होने के कारण अंडों का कवच बनाने में सहायक होता है। मुर्गी को जल की पर्याप्त मात्रा दी जाती है। जल की मात्रा कम होने पर अंडे देने की क्षमता में कमी आ जाती है। फिर प्रश्न 5 है नाइट्रोजन चक्र को चित्र की सहायता से समझाइए। तो इसका उत्तर हो जाएगा नाइट्रोजन सभी खाद्य पदार्थों का एक आवश्यक अवयव है। हालांकि यह वायु में प्रचुर मात्रा में लगभग 79% में उपस्थित है, फिर भी पौधे इसे सीधे वायुमंडल से ग्रहण नहीं कर सकते हैं। वायुमंडल की नाइट्रोजन को घुलनशील नाइट्रेट में बदलने की क्रिया नाइट्रोजन स्थिरीकरण कहलाती है। पौधे नाइट्रोजन को नाइट्रेट्स के रूप में निम्नलिखित विधियों द्वारा प्राप्त कर सकते हैं। वायुमंडल की नाइट्रोजन को नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु और सहजीवी जीवाणुओं द्वारा तथा कृत्रिम उर्वरक के माध्यम से मिट्टी में घुलनशील नाइट्रेट्स के रूप में आते हैं। और साथ ही साथ वायुमंडल की नाइट्रोजन जो है जब बिजलियां कड़कती हैं तब भी नाइट्रेट्स के रूप में जो है मिट्टी में मिल जाते हैं। अब इन घुलनशील नाइट्रेट्स को मिट्टी से पौधे प्रोटीन के रूप में ग्रहण करते हैं और फिर उनसे भोजन निर्माण करते हैं और उन भोजन को जंतु ग्रहण करते हैं। फिर जंतु के मलमूत्र के अपघटन और जंतु और पेड़ पौधों के मृत होने पर उनके अपघटन द्वारा जो है पुनः नाइट्रोजन के यौगिक जैसे अमोनिया और नाइट्रोजन आदि बनते हैं, जो नाइट्रिकारक जीवाणुओं द्वारा मिट्टी में नाइट्रेट्स के रूप में वापस बना दिए जाते हैं। इसी तरह से जब पौधे मृत होते हैं तो उनके भी मृत होने से उनका अपघटन जो है नाइट्रिकारक जीवाणुओं द्वारा होता है, जिससे अमोनिया के यौगिक बनते हैं। और इसके बाद
इन नाइट्रेट्स को जो है विनाइट्रीकारक जीवाणुओं द्वारा नाइट्रोजन में बदल दिया जाता है और फिर ये नाइट्रोजन वापस वायुमंडल में चला जाता है। तो इस प्रकार ये संक्षेप में हम नाइट्रोजन चक्र को समझ सकते हैं। इस तरह से नाइट्रोजन चक्र जो है हमारे इस वातावरण में, इस प्रकृति में चलता रहता है। फिर प्रश्न 6 है, फसल की कटाई के लिए प्रयोग करने वाले 2 हंसियों का चित्र बनाइए। तो कटाई के लिए जो हंसियों का प्रयोग किया जाता है वो 2 तरह के होते हैं, एक साधारण हंसिया और दूसरा जो है ये दांतेदार हंसिया होती है। तो इन्हीं जो है हंसियों का प्रयोग फसल की कटाई के लिए किया जाता है। उसके बाद प्रश्न 7 है, फसलों का भंडारण किस प्रकार किया जाता है, लिखिए। इसका उत्तर हो जाएगा, उपरोक्त पद्धतियों द्वारा फसल उत्पादन के पश्चात उपज का भंडारण एक महत्वपूर्ण चरण है। चूहे, कीड़े तथा अन्य छोटे जीवों से उपज को बहुत नुकसान होता है। इसके लिए बड़े पैमाने पर अन्न के भंडारण के लिए उन्नत भंडारों, धातु के बर्तनों तथा साइलों का उपयोग किया जाता है। भंडारण में ताप का भी ध्यान रखा जाता है। जिन खाद्यान्नों में पानी की मात्रा कम होती है, जैसे अनाज, दालें इत्यादि, को कमरे के ताप पर सुरक्षित रखा जाता है। फल सब्जियों में पानी की मात्रा अधिक होने के कारण इन्हें कम ताप 0 सेल्सियस से -1 सेल्सियस पर संरक्षित किया जाता है। इस प्रकार फसलों का जो है भंडारण किया जाता है। तो आज के इस वीडियो में हमने फसल उत्पादन के अभ्यास प्रश्नों को हल किया और इस वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।